चाइना ने अभी अभी दुनिया के सबसे बड़े हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को अप्रूव किया है और जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ वो आपके मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में सोच को बदल देगा। तिब्बत के यालंग शांगपो कैनियन, जो दुनिया का सबसे गहरा घाटी है, उसके अंदर एक डैम बनाने की तैयारी शुरू होने वाली है जो द थ्री गॉर्जेस डैम से 3 गुना ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा। जरा सोचिए, द थ्री गॉर्जेस डैम इंजीनियरिंग का एक चमत्कार था। ये मेगा डैम लगभग 60 गीगावाट इलेक्ट्रिसिटी हर साल जनरेट करेगा, जो करीब 300 बिलियन किलोवाट आवर के बराबर होगा। द थ्री गॉर्जेस डैम के 88.2 बिलियन किलोवाट आवर से 3 गुना ज्यादा। ये इसे अब तक का सबसे पावरफुल हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम बना देता है। अब नंबर्स की बात करते हैं। इस प्रोजेक्ट का कॉस्ट 1 ट्रिलियन युआन से ज़्यादा होगा, जो 137 बिलियन डॉलर के बराबर है, जो कई देशों की जीडीपी से भी ज़्यादा है। ये पैसा एक ऐसे सिंगल प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया जा रहा है जो सिर्फ तिब्बत के लैंडस्केप को ही नहीं बल्कि एशिया की फ्यूचर वाटर सप्लाई को भी बदलने की सलाहियत रखता है। ये डैम यारलंग शैम्पो रिवर पर बनाया जाएगा, जो तिब्बत से निकलता है और इंडिया और बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र रिवर के रूप में फ्लो करता है। ये एशिया की सबसे पावरफुल रिवर्स में से एक है, जो दुनिया के कुछ सबसे ड्रामेटिक लैंडस्केप्स के बीच से गुजरकर अपने सफर को तय करती है। जो इस जगह को यूनिक बनाता है वो है यारलंग शैम्पो रिवर का दुनिया का सबसे गहरे कैनियन से गुजरना, जिसका एवरेज डेप्थ लगभग 2268 मीटर्स या 7440 फीट है और सबसे गहरे पॉइंट पर इसका डेप्थ 6009 मीटर्स या 19714 फीट तक पहुंच जाता है। कंपेयर करें तो ये ग्रैंड कैनियन की गहराई से लगभग 2 गुना ज़्यादा है। ये नेचुरल ग्रेडियंट एक अनपैरेलल्ड हाइड्रो पावर हार्नेसिंग का मौका देता है। इंजीनियरिंग चैलेंजेस यहाँ अनप्रेसिडेंटेड है। कंस्ट्रक्शन टीम को एक्सट्रीम ऑल्टीट्यूड पर काम करना होगा, जो दुनिया के सबसे ज़्यादा सेस्मिक एक्टिविटी वाले रीजन्स में से एक है। उन्हें इनॉर्मस वाटर प्रेशर मैनेज करनी होगी और ऐसे कैनियन में कंस्ट्रक्शन करना होगा जहां मेनलैंड चाइना के सबसे ज़्यादा बारिश वाले एरिया है। इस प्रोजेक्ट का हर पहलू उन बाउंड्रीज को तोड़ता है जो पहले हमने डैम कंस्ट्रक्शन में सोची थी। कंस्ट्रक्शन टीम्स को सॉलिड माउंटेन रॉक्स के अंदर 12.4 माइल्स या 20 किलोमीटर के 4 या 6 टनल्स ड्रिल करनी होगी। ये टनल्स नदी के आधे फ्लो को रिडायरेक्ट करेगी, जो करीब 7629 क्यूबिक फीट या 2000 क्यूबिक मीटर्स वाटर पर सेकंड होगा। टीम्स को एक्सट्रीम प्रेशर डिफरेंशियल हैंडल करने पड़ेंगे कैनियन में काम करते वक्त, जहां वाटर फ्लो सीजन्स के साथ स्नो मेल्ट और मानसून रेन्स के कारण ड्रामेटिकली बदल जाता है। जियोलॉजी एक और कॉम्प्लेक्सिटी ऐड करती है। इस एरिया में 43 मेजर लैंडस्लाइड जोन्स हैं। उनमें से एक मोटुओ लैंडस्लाइड 25.6 मिलियन क्यूबिक मीटर अनस्टेबल अर्थ होल्ड करता है। डैम को न सिर्फ इन जियोलॉजिकल खतरे को बर्दाश्त करना होगा बल्कि सिग्निफिकेंट सिस्मिक एक्टिविटी को भी झेलना होगा, क्योंकि ये दुनिया के सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक प्रोन रीजन्स में से एक में बन रहा है। यहाँ 10 में से 9 माउंटेन क्लिफ्स हिस्टोरिकली कोलैप्स कर चुकी हैं। कंस्ट्रक्शन प्रोसेस के लिए अनप्रेसिडेंटेड इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत होगी। टीम्स हाई क्वालिटी माउंटेन रोड्स बनाएगी, सपोर्ट फैसिलिटीज़ इस्टेब्लिश करेगी और सोफेस्टिकेटेड सेस्मिक मॉनिटरिंग सिस्टम इंस्टॉल करेगी। साथ ही कटिंग एज वाटर क्वालिटी कंट्रोल मेजर इंप्लीमेंट किया जाएगा ताकि इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट किया जा सके। इस प्रोजेक्ट की स्केल को समझने के लिए सोचिए, एक सिंगल स्ट्रक्चर इतनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा जितनी कई देशों की पूरे पावर ग्रिड्स नहीं करते। इंजीनियरिंग टीम्स को डैम के कंस्ट्रक्शन में ऐसे वाटर प्रेशर का ध्यान रखना होगा जो पहले कभी मैनेज नहीं किए गए और ऐसे लोकेशन में काम करना होगा जहां नदी नामचा भरुआ माउंटेन के आसपास एक ड्रामेटिक यू टर्न लेती है। यहाँ जो कंस्ट्रक्शन मेथड डेवलप किया जा रहा है वो शायद एक्सट्रीम इन्वायरमेंट्स में मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स अप्रोच करने के तरीके को बदल देगा। डैम के डिज़ाइन के हर एस्पेक्ट्स को उन कंडीशंस का ध्यान रखना होगा जो किसी और डैम ने कभी फेस नहीं की हैं। एक्सट्रीम ऑल्टीट्यूड, अनप्रेसिडेंटेड वाटर प्रेशर और कॉम्प्लेक्स जियोलॉजिकल फॉर्मेशन का भी ध्यान रखना होगा। तो चाइना इस प्रोजेक्ट में इतना पैसा क्यों लगा रहा है? इसका जवाब इन 2 रीजन्स में है। पहला, चाइना दुनिया के सबसे बड़े कार्बन एमिटर्स में से एक है और वो रिन्यूएबल एनर्जी में ट्रांजिशन करने का मिशन रखता है। ये चाइना का वादा है कि वो 2060 तक कार्बन न्यूट्रलिटी तक पहुंचने का टारगेट रखता है। ऐसे प्रोजेक्ट्स जैसे ये डैम कोल और दूसरे फॉसिल फ्यूल पर अपनी डिपेंडेंसी कम करने में मददगार हैं। दूसरा, एक इकोनॉमिक एंगल भी है। ऐसे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी के लिए नहीं होते बल्कि जॉब्स
और लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए भी होते हैं। इस डैम जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करके चाइना अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करना चाहता है और अपने एनर्जी फ्यूचर को सिक्योर करना चाहता है। लेकिन एक सवाल उठता है, ये सब किस कीमत पर? क्योंकि ये नंबर्स चाहे जितने इम्प्रेसिव हो, ये पूरी कहानी नहीं बताते। टेक्निकल अचीवमेंट जितनी भी शानदार हो, उनके साथ सिग्निफिकेंट इन्वायरमेंटल और सोशल कॉस्ट भी आते हैं। पहले इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट की बात करते हैं। तिब्बत का हाई ऑल्टीट्यूड प्लेटू दुनिया के सबसे फ्रेजाइल इकोसिस्टम में से एक है। एक इतना मैसिव डैम बनाने से लोकल बायोडाइवर्सिटी डिसरप्ट हो सकता है, बड़े एरियाज की वेजिटेशन डूब सकती है और मीथेन जैसे ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन हो सकता है। जब वेजिटेशन पानी के नीचे डीके करता है तो ये मीथेन रिलीज करता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड से कई ज़्यादा पावरफुल ग्रीन हाउस गैस है। ये एरिया एक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, जहाँ ऐसे स्पेसीज रहती है जो हाई ऑल्टीट्यूड इन्वायरमेंट में थ्राइव करने के लिए इवॉल्व हुई है। उनका हैबिटेट हमेशा के लिए बदल जाएगा। अब ह्यूमन कॉस्ट की बात करते हैं। पूरी कम्युनिटीज़ को डिस्प्लेसमेंट का सामना करना पड़ेगा, जिनमें एंशिएंट तिब्बतियन सेटलमेंट्स भी शामिल हैं, जो कई जनरेशन से यहाँ रहती आई है। करीब 1.2 मिलियन लोग अलग अलग डैम प्रोजेक्ट साइट्स के पास डिस्प्लेसमेंट का सामना कर सकते हैं। कई सेंचुरीज पुराने मोनेस्ट्रीज और सैक्रेड साइट्स रिजर्वायर के पानी के नीचे डूब जाएंगे। ये सिर्फ बिल्डिंग नहीं है, ये तिब्बतियन कल्चर, आइडेंटिटी और हिस्ट्री के फिजिकल एम्बॉडीमेंट्स हैं। ऊपर से इतनी बड़ी रिजर्वायर में पानी का वेट लैंडस्लाइड और अर्थक्वेक्स के रिस्क को बढ़ा देता है, जो कि एक सिस्मिकली एक्टिव रीजन में इग्नोर नहीं किया जा सकता है। चाइना इस प्रोजेक्ट को 2060 तक कार्बन न्यूट्रलिटी गोल अचीव करने के एक क्रूशल स्टेप के रूप में प्रेजेंट करता है। कागज़ पर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर क्लीन एनर्जी लगती है, लेकिन हकीकत ज़्यादा अनाउंस्ड है। लार्ज हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट लोकल वेदर पैटर्न को सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट कर सकते हैं, इकोसिस्टम को बदल सकते हैं और रिवर डायनेमिक्स में ऐसे बदलाव ला सकते हैं जो डाउनस्ट्रीम के मिलियन लोगों को इफेक्ट करते हैं। जियोपॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस भी उतनी ही कॉम्प्लेक्स है। इंडिया और बांग्लादेश इस डेवलपमेंट को ग्रोइंग कंसर्न के साथ देखते हैं। यालंग शंपो रिवर सिर्फ तिब्बत तक सीमित नहीं है, ये डाउनस्ट्रीम फ्लो करके इंडिया और बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र रिवर बन जाता है, जो मिलियंस लोगों के लिए एग्रीकल्चर, ड्रिंकिंग वाटर और फ्लड मैनेजमेंट का एक लाइफलाइन है। अगर वाटर फ्लो रिड्यूस हो गया या सडन रिलीज हुआ तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया और बांग्लादेश के एग्रीकल्चर डिपेंडेंट रीजन्स पर सीवियर इम्पैक्ट हो सकता है। ये डर और ज़्यादा हो जाता है जब चाइना और इंडिया के बीच अरुणाचल प्रदेश के पास ऑनगोइंग बॉर्डर टेंशंस को देखा जाता है, जो एक ऐसा रीजन है जहां से ब्रह्मपुत्र फ्लो करता है। ये डैम चाइना को डाउनस्ट्रीम नेशंस के वाटर फ्लो पर अनप्रेसिडेंटेड कंट्रोल देता है, जो पहले से ही टेंस रीजनल रिलेशंस में एक और लेयर ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी ऐड करता है। सोचिए, अगर आपके हाथ में वो टैप हो जो हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस लोगों के लिए वाटर सप्लाई को कंट्रोल करता है। बेसिकली ये डैम वही प्रेजेंट करता है। टाइट कंट्रोल्स के बावजूद लोकल अपोजिशन इमर्ज हो चुका है। रिसेंट प्रोटेस्ट तिब्बत में ऐसे ही डैम प्रोजेक्ट्स के खिलाफ हो रहे हैं, जैसे कि कैमटॉक डैम। ये दिखाता है कि लोकल कंसर्न कितना गहरा है। स्ट्रेटेजिक प्रोस्पेक्टिव से देखा जाए तो तिब्बत से निकलने वाली ट्रांसबाउंड्री रिवर्स पर चाइना का एग्रेसिव डैम बिल्डिंग स्प्री कुछ लोगों के लिए रीजनल वाटर रिसोर्सेज पर डोमिनेंस असर्ट करने की कोशिश लगती है। जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज साउथ एशिया में पानी को इंक्रीजिंगली स्कर्स बनाता है, ऐसे ही कंट्रोल्स कॉन्फ्लिक्ट का एक फ्लैश पॉइंट बन सकता है। इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन को देखें तो हमें थाउजेंड्स ऑफ जॉब क्रिएशन और नए टेक्नोलॉजीज का डेवलपमेंट दिखता है। रीजनल इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्म हो जाएगी जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा जो प्रोजेक्ट को सपोर्ट करेगा। इंटरनेशनल कम्युनिटी का रिएक्शन मिक्स रहा है। एनवायरमेंटल ग्रुप्स तिब्बत के इकोसिस्टम पर इरिवर्सिबल डैमेज की वार्निंग देते हैं। इंजीनियरिंग कम्युनिटीज वर्ल्ड वाइड टेक्निकल इंटरेस्ट के साथ इसे देख रहे हैं। डाउनस्ट्रीम नेशन अपने वाटर सिक्योरिटी को लेकर डीप कंसर्न एक्सप्रेस करता है। जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन शुरू होता है, कुछ की क्वेश्चंस अभी भी अनआंसर्ड हैं। ये डैम रीजन की सेस्मिक स्टेबिलिटी को कैसे इफेक्ट करेगा? लॉन्ग टर्म एनवायरमेंटल इम्पैक्ट क्या होगा? क्या डाउनस्ट्रीम नेशन वाटर फ्लो पर गारंटी सिक्योर करेगा? डिस्प्लेस कम्युनिटी अपने कल्चरल हेरिटेज कैसे प्रिजर्व करेंगे? इस मेगा डैम के ओपिनियंस डीपली डिवाइडेड है।
एक तरफ प्रोपोनेंट आर्ग्यू करते हैं कि ये रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस के लिए एक मोन्यूमेंटल स्टेप है। इसका अनप्रेसिडेंटल स्केल चाइना को अपने एम्बिशन गोल को अचीव करने में मदद करेगा, जो 2060 तक कार्बन न्यूट्रलिटी और कोल फायर पावर प्लांट्स पर रिलायंस कम करने का है। दूसरी तरफ क्रिटिक्स सीरियस इन्वायरमेंटल रिस्क और सोशल इनजस्टिस हाईलाइट करते हैं जो ऐसे मेगा प्रोजेक्ट्स के साथ आते हैं। इन्वायरमेंटलिस्ट वार्न करते हैं कि तिब्बत के यूनिक इकोसिस्टम इरिवर्सिबल डैमेज सफ़र कर सकता है, जबकि ह्यूमन राइट एडवोकेट्स एम्फसाइज करते हैं कि डिस्प्लेस्ड तिब्बतियन कम्युनिटीज़ अपने घर और कल्चरल हेरिटेज को खो देंगे बिना एडुकेट कॉम्पनसेशन और कंसल्टेशन के। मेरा ये सवाल है, क्या चाइना अपने डेवलपमेंट गोल्स और इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी और रीजन कॉरपोरेशन के साथ बैलेंस कर पाएगा, या ये प्रोजेक्ट एक और एग्जाम्पल बनेगा प्रोग्रेस के लिए एक बहुत ज़्यादा कॉस्ट पर? मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपका इस मेगा प्रोजेक्ट के बारे में क्या सोचना है। मैं आपके थॉट्स सुनने के लिए एक्साइटेड हूँ। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक्स। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। गुड बाय।